हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कार्डिनल अप्रोच कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने कंज्यूमर थ्योरी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने यूटिलिटी वाला कंसेप्ट डिस्कस कर लिया था कि हमारी यूटिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं और यूटिलिटी के क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, यूटिलिटी के जो मेजरमेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यानी क्वांटिटेटिव अप्रोच का को हम लोग कार्डिनल अप्रोच के नाम से जानते हैं, और एक होता है क्वालिटेटिव अप्रोच जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से जानते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर कार्डिनल अप्रोच का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमने अजम्पशंस तक डिस्कस किया था। तो गाइज, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, क्योंकि वो सारी बात मैं अपनी लास्ट क्लास के अंदर कर चुका हूँ, एंड काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर अपलोड कर दूंगा। प्लीज वो वीडियो को आप पहले देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो पहले देख लोगे तो शायद ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथ ही गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर पहली पहली बार आप आए हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट बाय मिस्टेक आप आ गए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, बेल आइकन को दबाएंगे तो आप तक हमारी नोटिफिकेशन भी पहुंचेंगी। हम लोग डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स की हर एक टॉपिक हम लोग अपने चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ साथ गाइस, अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप प्लीज कमेंट जरूर करिए। क्योंकि गाइस, हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जो हमारी टीम डिसीजन ले रही है, हमारे पास कोई एक्सपर्ट्स वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। अभी कुछ बच्चों ने एक कमेंट किया था कि सर प्लीज कंटिन्यू द सीरीज। ठीक है, जो कि हमारी पहले हमने ये माइक्रो स्टार्ट किया, फिर हमने इसके अंदर टॉपिक मैक्रो का स्टार्ट कर दिया, आईएसएलएम वाला मॉडल। ठीक है, वो डिस्कस करने स्टार्ट किया। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर प्लीज माइक्रो को भी साथ में डिस्कस करते चलिए, तो आज हम ये माइक्रो डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइज, आपके कमेंट के बेसिस पे ही हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं, और आगे भी डिसीजंस आप लोगों के कमेंट पर ही लेंगे। तो रिक्वेस्ट है, आप जरूर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए। अगर कोई डाउट हो तो भी करिए, अगर कोई डाउट ना हो तो थैंक यू लिख के छोड़ दीजिए, हमें अप्रिसिएशन मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की लास्ट का डिस्कशन। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कार्डिनल अप्रोच की अजम्पशंस क्या क्या होती हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो कार्डिनल अप्रोच होती है, इसके अंदर दो लॉज होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग अपने कंसेप्ट को डिराइव करते हैं। ठीक है, यानी ये तो बात कंसेप्ट ये तो क्लियर है कि कार्डिनल अप्रोच जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का बेस है। यानी कार्डिनल अप्रोच जो है ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस है। अब इसमें दो लॉज होते हैं बेटा। ठीक है, इसके अंदर कितने लॉज होते हैं? दो लॉज होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दो लॉज होते हैं। एक लॉ होता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और एक होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमारे पास बेटा यहाँ पे दो लॉज होते हैं। अच्छा, इनमें से जो सेकंड वाला लॉ है, ठीक है, अब ये सीक्वेंस भी है, इसे आप लोग गॉसेंस फर्स्ट लॉ कहते हो। गॉसेंस फर्स्ट लॉ, ठीक है, और इसे आप लोग गॉसेंस सेकंड लॉ कहते हो। तो ये सीक्वेंस है, तो आप प्लीज इसको माइंड में रखिएगा। इसे गॉसेंस फर्स्ट लॉ बोला जाता है और इसे गॉसेंस सेकंड लॉ बोला जाता है। अब इसमें क्या बात करते हैं हम लोग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इसके अंदर हमारे कंसेप्ट ये रहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी गुड की कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ाते हैं या उसका स्टॉक बढ़ाते हैं, तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल बेनिफिट होता है, ध्यान रखना, बेनिफिट मतलब यूटिलिटी, एडिशनल मतलब मार्जिनल।
तो मैंने टर्म यूज करा एडिशनल बेनिफिट, जिसका दूसरा मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, दूसरा मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशनल मतलब मार्जिनल, बेनिफिट मतलब यूटिलिटी। तो जो एडिशनल बेनिफिट होता है वो गाइस कम होता रहता है, जैसे जैसे हम किसी भी गुड की कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाला जो एडिशनल बेनिफिट होता है वो हमारा कम होता रहता है। ये एक अजम्पशन है या ये एक डिस्कशन है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। और जो इसके अंदर बात आती है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, ये गाइस सबसे पहली सबसे जरूरी बात, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो अपना लास्ट टू लास्ट रुपी एक ऐसी कॉमोडिटी पे खर्च करता है जहां से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। और अगर वो दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उन दोनों गुड्स पे खर्च करने की जो होगी वो सेम होगी, और उन दोनों गुड्स का जो उसका रियल मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो सेम होगा। ठीक है, वो दोनों हम चीजें डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाली डिस्कस कर लेता हूँ। एक छोटा सा नोट में यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। वो इस वजह से, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैं फिर वही चीज बोलूंगा कि आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें कमेंट में लिखना क्या है। आप कमेंट के अंदर नोट्स की डिमांड कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम लोग डिसीजन आपके कमेंट्स के बेसिस पर लेंगे, तो आप नोट्स की डिमांड करेंगे तो फिर नोट्स का काम और तेजी से चलेगा, अदरवाइज नोट्स हल्के हल्के करके बन रहे हैं। ठीक है, बेसिक चीज आप माइंड में रखिएगा। शॉर्ट में आपको मैं अभी यहाँ पे लिखवा देता हूँ। देखिए वो कहते हैं कि जो एडिशनल बेनिफिट है, द एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन, विच अ पर्सन, बड़ा लिखिएगा मेरे साथ में आप लोग। ठीक है, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives from a given, from a given increase in, from a given increase in his stock, increase in his stock, increase in his stock of a thing diminishes, of a thing diminishes, of a thing diminishes, of a thing diminishes with every in his stock, with every increase in his stock, increase in his stock, यानी जो भी वो स्टॉक इंक्रीज कर रहा है, जो भी वो इंक्रीज कर रहा है, दैट ही ऑलरेडी हैज, दैट ही ऑलरेडी है। ध्यान रखना, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट अल्फ्रेड मार्शल की स्टेटमेंट है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये जो स्टेटमेंट है एग्जैक्ट स्टेटमेंट अल्फ्रेड मार्शल की स्टेटमेंट है उनकी बुक में। उन्होंने बुक लिखी थी 1890 में, जिस बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके अंदर ये स्टेटमेंट एज इट इज थी। क्या मतलब इसका, द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन हिज स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। जो भी उनके पास स्टॉक है ऑलरेडी, अगर वो उसको और कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो उनका बेनिफिट है, एडिशनल बेनिफिट, वो डिमिनिश होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बेसिकली इन्होंने यहाँ पे दी थी। अच्छा, मेरे पास जैसे आपको पता है स्पेस का इश्यू है, तो आपकी जो कॉपी है आप इसमें ऐसी ही रखिएगा। मैं क्योंकि इसको रफ करूंगा, इस वाले पोर्शन को मैं रफ करूंगा, और इसके अंदर मैं अभी आपको डायग्राम और टेबल बना के बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से, बिंदास से। तो पहले तो आप इसको छाप लीजिए कॉपी में वीडियो पॉज करके। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रफ करके यहीं पर ही लिखूंगा, बिकॉज आपके बाद में कॉपी है, कॉपी में आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट है कॉपी में एक एक बात चीज को आप नोट करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, इसके आगे डिस्कस में आपसे अभी करूंगा। राइट, तो देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कैसे गुड की कंजम्पशन बढ़ाने पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। ठीक है, आप चाहो तो उसके अंदर एक आप टेबल भी बना सकते हो,
टेबल भी ठीक ठाक लगेगी अगर आप टेबल समझ पा सकते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, स्पेस मुझे ऊपर से है। ठीक है, मैं हाफ लेके चल रहा हूँ। टेबल में हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, पहले क्वांटिटी रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी रख लेते हैं इधर, दैट इज 12 22 12 30 36 40 41 39 एंड 34। वहीं अगर आप इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालने की कोशिश करेंगे, 12 10 8 6 4 1 और -5। ठीक है, अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं तो ये डायग्राम कुछ ऐसा आपको मिलेगा। दिस इज टोटल यूटिलिटी, दिस इज नो डाउट क्वांटिटी एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी, एंड दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी, एंड दिस इज द टोटल, दिस इज द क्वांटिटी। आप समझ पा रहे होंगे, जैसे ये है तो पहली क्वांटिटी पे ये 12 है मान लीजिए यहाँ से, फिर ये 22 है, फिर यहाँ मान लीजिए, फिर ये 30 है इधर मान लीजिए, फिर ये 36 है, फिर ये 40 है, फिर 41 है, उसके बाद में ये कम हुआ, यानी ये कुछ इस प्रकार गया है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका टोटल यूटिलिटी है, मानते हो इस चीज को? ये क्या है बेटा? आपका टोटल यूटिलिटी। ये मैंने टेबल को देख के बनाया है। ठीक है, ये जो बना है टेबल को देख के बनाया है, जैसे जैसे हमारी, ये देखिए आप बड़े स्टूडेंट है, आप समझदार हैं, तो आपको ये बनाना आता है, दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, वहीं अगर आप इसको जनरली जहां पे देखिए ये 41 पे मैक्सिमम है, तो ये 41 पे मैक्सिमम है, आपने यहाँ तक ड्रॉ करा इसको। ठीक है, और ये इधर एक पॉइंट है इधर, यहां से आपने बात समझेंगे, तो ये इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से ये कम होना शुरू हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। देखिएगा ये एक लेवल था, मान लीजिए यहाँ से 12 तक आ गया, मैं ये मान लीजिए 12 तक ही शुरू हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये अपना एक जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा था, तो यहाँ से इनने कम होना शुरू कर दिया, एंड आफ्टर दैट ये मार्जिनल यूटिलिटी इधर नेगेटिव होना शुरू हो गया। तो जिस पॉइंट पे ये जीरो हो रहा है, मतलब यहाँ वैसे जीरो वाला गैप दिख नहीं रहा, बट जब ये अपना मैक्सिमम टच कर रहा होगा तो इनका कोई मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका एमयू जीरो हो जाएगा। राइट, तो ये शो करता है कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है डिमिनिश हो रहा है, और एक टाइम बाद ऐसा होगा कि वो नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स में ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो एग्जिस्ट तो करेगा नहीं, ड्रॉ करने में एग्जिस्ट कर गया, लेकिन वैसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अभी हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड की भी बात करते हैं, तो ये जो इसका बीच वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको ही हम डिमांड कर्व कहते हैं। मतलब ये इसको टच नहीं करेगा, उधर टच नहीं होगा, इसका यू वाला रीजन। ठीक है, बीच का जो रीजन होगा, जो सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बट पॉजिटिव होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बट पॉजिटिव एरिया जो होगा, उसे हम डिमांड कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिमांड का डिराइव होता है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे डिराइव होता है, जिसमें एक डिफाइन हो जाता है कि कोई भी कंज्यूमर, कोई भी एजेंट किसी भी गुड की कंजम्पशन अगर बढ़ाता है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि उससे मिलने वाली जो उसकी एडिशनल बेनिफिट्स होंगे वो कम ही होते रहेंगे, वो डिमिनिश ही होंगे। ये कार्डिनल अप्रोच का बहुत बड़ा लॉ था, बहुत बड़ा लॉ था। लेकिन ये प्रॉब्लम भी आप लोग माइंड में रखिएगा, एक प्रॉब्लम भी थी कि कार्डिनल ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कराया वाला कि एज यू इंक्रीज द डिमांड फॉर द कम्युनिटी, जब आप उसकी कम्युनिटी की डिमांड बढ़ाते जाओगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होती रहेगी, यानी लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन जब बात आई डायमंड की, जब बात आई प्रीशियस कमोडिटीज की, जब बात आई गोल्ड की, जब बात आई आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की, तो वहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम होता गया, मतलब सॉरी, वहां पे वायलेट होता गया। देखिए किसी के पास में आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन है, तो जितना वो उसको इस्तेमाल करेगा उससे यूटिलिटी उसकी बढ़ेगी उल्टा। ठीक है, तो एक ऐसी जगह भी आई है जहां पे ये लॉस फेल हुए हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फेल हुआ है, और वो जो जगह है फेल होने वाली, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गिफिन पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? गिफिन पैराडॉक्स। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्डिनल अप्रोच यानी अल्फ्रेड मार्शल अपने लॉज में गिफिन पैराडॉक्स नहीं सॉल्व कर पाए हैं। गिफिन पैराडॉक्स एक कंसेप्ट है जहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला कंसेप्ट वायलेट होता है।
ये बात मेरी समझ में आती है आप लोगों को अच्छे से। तो ये जो पार्ट है ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट की। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे सेकंड पार्ट है दैट इज लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हो जाता है कि जो कंज्यूमर होता है वो अपना आखिरी से आखिरी रुपया उधर खर्च करता है जहां से उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको लिखोगे कैसे? ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है, वैसे तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगा ही, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में आप मेरे साथ में भी लिखते हुए चलिए। तो लिखिएगा द लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल, the law of equimarginal utility, equimarginal, the law of equimarginal utility states that the consumer states that the consumer states that the consumer states that the consumer will distribute his money, will distribute his money, will distribute his money, will distribute his money, income between goods, income between goods, between टू गुड्स। हम यहाँ पे टू गुड्स एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, या एन गुड्स भी आप रख सकते हो या बिटवीन गुड्स भी आप कह सकते हो। इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव, इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट, लिखिएगा मेरे साथ में, इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द लास्ट रुपी, द यूटिलिटी derived from the last rupee, from the last rupee, from the last rupee spent on each good, spent on each good is equal, each good is equal। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या? कि जो आप आखिरी रुपया भी खर्च कर रहे हो गुड्स पर, कितने भी हो, वो एक हो सकते हैं, वो दो हो सकते हैं, वो एन हो सकते हैं, तो उसका जो लास्ट रुपीज स्पेंट है गुड्स पर वो इक्वल होगा। इसका मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा वो सेम होगा फॉर ऑल गुड्स कंजम्पशन। ठीक है, और मजे की बात, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्रोवाइड कराता है। मतलब ये जो होता है आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिराइव करवाता है कि कैसे आप लोग यहाँ पे अपना कंज्यूमर थ्योरी को डिराइव कर सकते हो बाय यूजिंग यूटिलिटी फंक्शन। देखिए अभी हम लोग इसको कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, आगे चल के इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे तो वहां पे पूरा का पूरा एक पिक्चर होगी, पूरा पूरा एक कह सकते हो एक कहानी होगी जहाँ पे हमें डिस्कस करना होगा, एक पूरा पूरा एक एरिया मिलेगा यहाँ पे हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यूटिलिटी कैसे डिराइव हो रही है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, एक स्टेटमेंट है, आप प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। इन साथ साथ मैं यहाँ पे इसकी एक कंडीशन लिखना चाहूंगा, एक इक्वेशन लिखना चाहूंगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए मैं आगे बात करता हूँ, इधर बेटा ध्यान से समझिएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ध्यान रखना ये जो कार्डिनल अप्रोच है थोड़ी सी है। ठीक है, दो अप्रोचेस होते हैं, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो कार्डिनल तो छोटी सी ही है, ऑर्डिनल है बहुत बड़ी। ऑर्डिनल में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन कार्डिनल के अंदर हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब कंडीशन की बात करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो कैसी होती है यहाँ पे, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन a price of good x is equals to marginal utility of good y अपॉन पी वाई इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये जो कंडीशन होती है इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं। और अगर आप इसका डायग्रामेटिकली भी बात करोगे तो शायद कुछ ऐसे पता करेगा, दैट इज एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स, एम यू वाई अपॉन में पी वाई। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, तो जहां ये कट हुआ है तो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी अपने कुछ एकेडमिक की क्लासेस में हमने इसको देख लिया है। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कोई भी रेफरेंस यहाँ पे फॉलो कर रहे हो तो वो रेफरेंस आपको काफी ज्यादा सपोर्ट इधर करेगा। तो ये दो हमारे पास अप्रोच थी, एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक था हमारे पास लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई?
मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और एक होता है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ये दोनों ही चीजें आप अपने माइंड में रखिएगा। देखिए इसके नोट्स में मैंने काफी और डिटेल डिस्कशन कर रखे हैं, जैसे एग्जांपल इसके क्रिटिसिज्म्स वगैरह। ठीक है, क्रिटिसिज्म्स या लिमिटेशंस भी आप यहाँ पे कह सकते हो। जैसे हमारी जो यूटिलिटी होती है उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। साथ साथ जो हम ये कह देते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होता है, वो गलत चीज है, वो अनरियलिस्टिक अजम्पशन होती है। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो यूटिलिटी होती है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर अजम्पशन बताई थी, तो मैंने बताया था कि जो यूटिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। ऐसा नहीं होता, ये क्रिटिसिज्म्स हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कार्डिनल अप्रोच ने सब कुछ डिस्कस करा, लेकिन गिफिन पैराडॉक्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि प्राइस इफेक्ट, जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड आपने समझ लिया ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? ये जो एरिया होता है इसे हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, राइट? कोई टफ नहीं है, बहुत इजी सा है। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली जो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश वाला एरिया होता है वो लॉ ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? एज प्राइस इंक्रीजेस देन देयर क्वांटिटी विल डिक्रीज। अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम होगी। ये नॉर्मल कमोडिटीज में होता है। कौन सी कमोडिटीज में होता है? ये नॉर्मल गुड्स में होता है, नॉर्मल कमोडिटीज में होता है। लेकिन लेकिन कार्डिनल या अल्फ्रेड मार्शल इस पे प्राइस इफेक्ट को स्प्लिट नहीं कर पाए। देखिए जनरली जो प्राइस इफेक्ट होता है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ने पर डिमांड जो कम हो रही है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। ये चीज आप आगे चल के समझोगे, आगे चलकर पढ़ोगे, वीडियोस के सीक्वेंस देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है और इनकम इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल सब कुछ बता पाए, लेकिन वो जो प्राइस इफेक्ट है वो नॉर्मल गुड्स का ही बता पाए, वो गिफिन गुड्स का नहीं बता पाए। या आप समझ लीजिए डायमंड का। डायमंड एक कंसेप्ट है, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। देखिए जो वाटर है वो बहुत नेसेसरी कमोडिटी है, लेकिन उसका प्राइस बहुत कम है। ठीक है, जो डायमंड है वो वेरी अननेसेसरी कमोडिटी है, लेकिन उसका प्राइस बहुत हाई है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक डाउट था हर किसी के मन में कि अल्फ्रेड मार्शल ने इतनी बड़ी थ्योरी सॉल्व कर दी, लेकिन वो वाटर डायमंड पैराडॉक्स सॉल्व क्यों नहीं कर पाए? वाटर डायमंड पैराडॉक्स वाली चीजें, या फिर आप कह सकते हो आर्टिकल डिस्टिंक्शन वाली बातें क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? तो ये जो चीजें सॉल्व होती हैं ये गाइस आपकी ऑर्डिनल अप्रोच में सॉल्व होंगी, दैट इज क्वालिटेटिव अप्रोच में, जहां पे हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो इंडिफरेंस कर्व से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कार्डिनल अप्रोच में इतना ही होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। आने वाले नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑर्डिनल अप्रोच का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैं कार्डिनल अप्रोच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, बट मेरी शर्त ही है ये आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस की बात करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस के बारे में पूछिएगा, एक भी स्टूडेंट पूछ लेंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में ही मैं पिन कर दूंगा क्वेश्चंस कार्डिनल अप्रोच के ऊपर। फिर आप उनको आंसर लिखिएगा एंड आपस में आप वहीं पर ही अपना आंसर शेयर कर सकते हैं कमेंट में, दूसरे लोग उसको एनालाइज करके अपना व्यूज दे सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।